नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे आजमगढ़ रामपुर से जो दूरी बनी हुई है अखिलेश यादव की, उस पर। रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा चुके हैं और आज रामपुर में रहे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी दोनों स्थानों पर सभाएं कर चुके हैं। कई मंत्रियों ने तो वहीं पर डेरा डाल दिया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक दोनों में से किसी भी जगह नहीं पहुंचे। आजमगढ़ में तो अब सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के प्रचार से दूर रहने को लेकर की जा रही है। आजमगढ़ सीट पिछली बार अखिलेश ने ही जीती थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दिया तो पहले आजमगढ़ आए और लोगों से राय भी ली। इसके बाद भी आजमगढ़ में प्रचार के लिए वो नहीं पहुंचे। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख दोनों सीटों को जीतने को लेकर आश्वस्त हैं, तो दूसरी तरफ इसे उनके ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति आत्मविश्वास से भी जोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ सीट की बात करें तो पिछले दो लोकसभा चुनावों 2014 और 2019 में बीजेपी की प्रचंड लहर के बाद भी सपा ने इस सीट को जीता था। 2014 में मुलायम सिंह और 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से जीत कर आए थे। अखिलेश के चुनाव जीतने को लेकर अखिलेश आश्वस्त होने के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं अखिलेश के। एक कारण यहां के पूर्व सांसद रमाकांत यादव का सपा में आना भी माना जा रहा है। रमाकांत यादव बीजेपी में रहने के दौरान सपा को कड़ी टक्कर देते रहे। 2014 में भी रमाकांत ने मुलायम सिंह यादव को टक्कर दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत कांग्रेस में चले गए थे, इसके बाद वापस सपा में आ गए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सपा गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटें जीती हैं। आजम खां की नाराजगी दूर होना और उनका प्रचार के लिए उतरना भी अखिलेश के लिए राहत वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश प्रचार में नहीं उतरकर एक तीर से दो निशाने भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हारते हैं तो सीधा दोष उन पर नहीं जाएगा और अगर बिना उनके प्रचार में गए जीत जाते हैं तो बीजेपी पर हमला करने का एक बड़ा मौका उन्हें मिल जाएगा। अखिलेश के नहीं आने को लेकर सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। प्रचार के लिए आजमगढ़ आए केशव ने कहा कि अखिलेश को पता चल गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए प्रचार से दूरी बना ली। आजमगढ़ में त्रिकोणीय और रामपुर में सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है। रामपुर की सीट पर सपा के मोहम्मद आजम खां और आजमगढ़ की सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जीते थे। इस वर्ष यानी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मोहम्मद आजम खान ने रामपुर से और अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से ये दोनों सीटें खाली चल रही थीं। बीजेपी ने आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निरहुआ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुए मुकाबले में हार गए थे। सपा ने इस सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने यहां से पूर्व विधायक और कारोबारी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया। जमाली ने इस बार हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गए थे। रामपुर से सपा उम्मीदवार असीम रजा पिछले 4 दशकों से आजम खां के सहयोगी रहे हैं, जबकि बीजेपी ने यहां से घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी ने यहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। रामपुर में बीजेपी ने प्रचार की कमान संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपी, जबकि आजमगढ़ में प्रचार का जिम्मा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को दिया गया। तो एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो ये अगर ओवर कॉन्फिडेंट साबित होता है तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत जरूर आएगी। समाजवादी पार्टी के सामने 2 लोकसभा की सीटें सीधे सीधे कम हो जाएंगी। लेकिन यहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक चक्रव्यूह रचा है, रामपुर में एमवाई फैक्टर की काट को निकालने की कोशिश की है। बीएसपी जिस तरह से रामपुर में अपना कैंडिडेट खड़ा कर चुकी है, उसको लेकर देखना यह है कि ये समीकरण क्या जीत दिला पाएंगे। ये कुछ ऐसे समीकरण हैं, क्या ये फलीभूत होंगे
हालांकि अपने अपने स्तर पर जो भी दल है वो जब चुनाव में उतरता है तो निश्चित तौर पर उसके सामने ये चुनौती होती है कि सामने वाले के समीकरण को कैसे चुनौती दी जाए या फिर उस समीकरण को बिगाड़ दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपना कैंडिडेट उतारा है उसको लेकर यही देखा जा सकता है कि क्या ये काम करेगा। अगर ये काम नहीं करता है तो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पर जीत हासिल होती है अखिलेश यादव के ना आने के बाद तो निश्चित तौर पर ये भाजपा के लिए बड़ा शर्मनाक बात हो जाएगी कि एक पूरा मंत्रियों का जमावड़ा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों का जमावड़ा वहाँ पर लगा है, स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर चुके हैं और उसके बाद अगर ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी निकाल ले जाती है तो बीजेपी के लिए काफ़ी शर्मनाक बात हो जाएगी। लेकिन इतना आसान होगा या नहीं ये समझते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद कठेरिया समाजवादी पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एपीएन में। सबसे पहले आपके पास आने चाहेंगे अरविंद कठेरिया जी। अखिलेश यादव अभी तक नजर ही नहीं आए, कैसे देखा जाए? क्या उन्हें इस बात का भरोसा है कि वो जीत लेंगे या फिर उनको लगता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि शायद सीट ना निकले, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि शायद अखिलेश ये मान चुके हैं कि उनको हार मिलनी है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय बदायूं के भूतपूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी पूर्ण रूप से अनुभवी हैं और लोकसभा में उन्होंने पिछले समय में भी बहुत अच्छे मुद्दे, शिक्षा और SC ST OBC को लेके बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। उस लिहाज से उनका आजमगढ़ में दावेदारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वहां जाए तभी वोट मिलेंगे। वो उनकी स्थानीय सीट है और उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत हासिल होगी। और भारतीय जनता पार्टी की एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति है कि किसी भी सीट पर वो पूरा केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी ताकत लगाने की उनकी आदत है, वो लगाएंगे, वो नहीं मानेंगे। नहीं, लेकिन लगता नहीं कि बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसी को तो ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जमावड़ा लगा दिया है, पूरे एक बिसात बिछा दिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कम से कम जाते तो वहां के जो लोग हैं आत्मविश्वास बढ़ता उनका। महोदय, जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो उन्होंने 2 से सांसद उतार दिए थे, 200 से विधायक उतार दिए थे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो चाहे 1 सीट हो चाहे 100 सीट हो, उस पर वो केंद्र से लेकर राज्य तक पूरी ताकत लगा देते हैं, कई जगह के मुख्यमंत्री बुला लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जनता का और वहाँ के लोकल साथियों का, आदरणीय रमाकांत यादव जी का, सब लोगों का साथ, आजम खान साहब का साथ मिल रहा है, उस लिहाज से हमें सीट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत काम किया है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, इसलिए सीट निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो स्थितियां इस समय है ही नहीं, ना नौजवान को। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है अरविंद जी, वो उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी ना है। आप अपनी पार्टी की तुलना आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं। भाई, हम आम आदमी पार्टी से नहीं तुलना कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस तो आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी था कि चाहे ये दिल्ली का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी जगह का, चाहे 1 सीट का हो या 10 सीट का, लेकिन वो पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत के साथ वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक नियम और कानून और आचार संहिता के साथ चुनाव लड़ती है, अपना सुविधा के अनुसार प्रचार करती है। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम हर तरफ पैसा नहीं है या पैसा रहा नहीं है, समझे? हाँ, अरे भाई, हमारी एक नॉर्मल पार्टी है और स्टेट की पार्टी है और मतलब उतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के तो खजाने भरे हुए हैं। हर जगह, हर जिला में उनका 5 स्टार होटल स्टाइल में उनका ऑफिस बना हुआ है। तो हमारे पास तो सच में पैसा नहीं है, हम उनके मुताबिक इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पैसा रहा नहीं या पैसा है ही नहीं? ये है नहीं या आएगा या नहीं है, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे नहीं कहना है कि पैसा है कि नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके कंपैरिजन में हमारे पास पैसा नहीं है। तो बिना उत्साह कैसे बढ़ेगा वहाँ के लोगों का, जिनको इतना भरोसा है कि अखिलेश यादव वहाँ आएंगे? और यहाँ तक कि धर्मेंद्र को बाहरी बता दिया कि अब बदायूं से आकर उनको यहाँ लड़वाना पड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है, जो वहाँ जनता का प्यार मिल रहा है, वही हमारे लिए उत्साह है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए उत्साह है। चाहे रामपुर की सीट हो या दोनों हमारी सुरक्षित चीज है और दोनों निकलेंगी। चलिए देख लेते हैं। कुमार अशोक जी,
मुस्कुरा रहे हैं। कुमार अशोक जी, क्या लगता है, पूरा जमावड़ा आपने अपने मंत्रियों का लगा दिया, इतना बड़ा चुनाव कर दिया आपने, क्या आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि ये सीट निकाल ले जाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है। जिस वजह से आपने देखा कि हमारे पक्षी लोग भी ये बात मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है। हम चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम देश के उज्जवल भविष्य की राजनीति करते हैं। हम समाज को जागृत करने की राजनीति करते हैं और देव उत्थान की राजनीति करते हैं। जो सुविधाएं हैं, जो सरकार है, वह पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही भारतीय जनता पार्टी का सदैव प्रयोजन रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यही एक सोच रही है और यही एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर के आज चाहे अनाज बांटने की बात रही हो, मुफ्त राशन बांटने की बात रही हो, हमने समाज में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, संप्रदाय के, बिना किसी भेदभाव के हमने सबको समान रूप से अनाज पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में लोग एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, की बात रही हो, आपकी पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं। आपने अशोक पांडे जी, बहुत सारी आपने नेताओं को उतार दिया। अशोक पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात मैं पूरी कर लूँ कि समाज की जो हमारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये समाज के लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, इसको देखने के लिए हमारे मंत्री समय समय पर बराबर गांव में प्रवास भी करते और रहते हैं। यही कारण है कि इस समय भी मौजूद है। आज दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है। अशोक पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें अपराधी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अब डरने लगे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपने सही कर दी हैं, तो आपकी पार्टी पर तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप एक समुदाय विशेष पर ही केवल अपना हथौड़ा चला रहे हैं, अपना बुलडोजर चला रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी पार्टी की तरफ से जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिस तरह की बयानबाजी नूपुर शर्मा ने की, उसको लेकर भी क्या लगता है कि आप वोट बैंक इस तरह से हासिल कर लेंगे? देखिए, नूपुर शर्मा एकमात्र के कार्यकर्ता थी। उनको संगठन ने जो निर्णय लिया, संगठन ने उनको उस निर्णय से बाहर नहीं किया। ये संगठन का काम है। संगठन ने किसी को दायित्व देता है और वह दायित्व पे अगर वो खरा नहीं करता तो हटा देता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, एक 20 करोड़ कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, जहाँ पर 2 लाख से ऊपर पदाधिकारी मौजूद है पूरे ऑल ओवर देश में, सारे देश में। तो आप अन्य कार्यकर्ताओं की बात करिए कि आज 34-35 साल से भारतीय जनता पार्टी बराबर संघर्ष कर रही है। कुमार अशोक पांडे जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बात आपकी अधूरी लगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आप लोग करते हैं, उससे क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के इस वोट बैंक में आप सेंध लगा पाएंगे? ये आज से सदियों से चल रहा है। हम अपनी बात को रखते हैं और आज जनता के बीच में हमने विश्वास कायम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के आज हम आगे बढ़े हैं। चाहे कोरोना काल में सेवा की बात रही हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात रही हो, चाहे आज अपराधियों के प्रति जो बात आपने अभी कही कि अपराधियों में भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने लाउड स्पीकर पहले मंदिरों के विकास की केवल बातें ही तो होती है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर आपकी कथनियों करनी में विरोधी दलों को अंतर नजर आता है। वो कहते हैं कि बात तो करते हैं, लेकिन जिस तबके को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस तबके का विकास दिखना भी तो चाहिए। आपकी पार्टी में कितने मुस्लिम चेहरे हैं, बता दीजिए। हमारे पास मुस्लिम चेहरे, हमने ना हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद ही नहीं रखा है। तो 80-20 की जो बात की थी वो क्या थी? आर्टिकल 14 ये कहता है कि आर्टिकल 14 80-20 की जो बात करी थी वो क्या कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, कोई भेदभाव किसी के वर्ग के नाम पे नहीं होगा, संप्रदाय के नाम पे भेदभाव। 80-20 क्या था? संप्रदाय के नाम पे भेदभाव नहीं करते। 80-20 क्या था? अगर ऐसी व्यवस्था नहीं, होती जो 80-20 का जवाब दे किसी मुस्लिम चेहरे को उतारते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मुस्लिम चेहरे को उतारा था। अशोक पांडे जी, आज हमने दूसरे भरोसा किया। एक मिनट, रोकना चाहेंगे, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। 80-20 की बात फिर क्या थी? किस 80-20 की बात कर रहे थे जब विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे? हमने कोई 80-20 हमने तो उनकी बात की थी जो अपराधी हैं। आपने देखा कि अभी यही मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों का सम्मान होता था। आपने देखा किसी लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों को, माफियाओं को सम्मान देकर वो थाना चलाते थे, वो सरकार चलाते थे। आज वही लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ बेघालियों का सम्मान होता है, जहाँ पर जो समाज के उत्कृष्ट लोग हैं उनका सम्मान होता है। तो ये मूलभूत अंतर है, ये विचारों का अंतर है। जो 80-20 मानिए, चाहे 80-30 मानिए, 70-30 मानिए, हम सीधी बातें करके चलते हैं। विचारों की राजनीति हम करते हैं और विचार से प्रभावित जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हम मौलाना अब्दुल कलाम को भी सम्मान करते हैं, हम रसखान का सम्मान करते हैं। घबरा तो नहीं रही की बात हम कहा करते हैं।
हमारा हिंदू मुसलमान से कोई मुद्दा नहीं है। हम तो जो समाज में अच्छा काम करेगा, आज अखिलेश जी ने हार मान लिया है और अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि अब वो हार गए, क्योंकि जनता के सामने किस मुद्दे जाए। उसी विधानसभा चुनाव में वो 10 सीटें लेने के लिए घर घर घूम रहे वही थे। बात ये कह रहे हैं, और लोगों अरविंद से कह कटेरिया रहे थे, वही बात कह रहे हैं कि एक तो विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि विकास नहीं करवाया। अखिलेश यादव ने तो अपने विकास गिना दिए, आपसे जब पूछे जाते तो आप विकास गिना ही नहीं पाते हैं। अरविंद कटेरिया जी, आजमगढ़ में हमने यूनिवर्सिटी दिया है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आजमगढ़ को हमने दिया है, जिससे आज तक जहाँ से प्रहर भारत से आजमगढ़ की पहचान होगी, वहाँ गुंडों से पहचान नहीं होगी। जो अतिक्रमण करके रामपुर में एक बहुत बड़ा उन्होंने यूनिवर्सिटी खड़ा किया था, आज उन गरीबों की जमीन उनको वापस कर दी गई है। तो उन्होंने घेर दिया था, अतिक्रमण कर दिया था गरीबों। अशोक पांडे जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। आपकी बात सुन ली, साफ है। सुन लिया आपकी बात। हम जरा अरविंद कटेरिया जी से इन सवालों के भी जवाब लें जितनी बातें आपने कही। माफिया राज पर लगाम लगी है, और जब ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आजमगढ़ एक वक्त में आतंकवाद का अड्डा था, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो विकास की बातें पीछे रह जाती हैं। यानी एक तबके को आपने बढ़ावा दिया और वो माफिया राज हावी हुआ, उन पर किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रही है। आदरणीय महोदय, हम अपने साथी से कहना चाहेंगे कि जिस तरह ये बयानबाजी कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश जी ने हार मान ली, हमारे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जिस दबंगई के साथ और जिस बुद्धिमानी के साथ विधानसभा में तर्क देते हैं, उनका कोई उस विधानसभा में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। पहली बात तो उन्होंने इतना विकास किया है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं और अगल बगल के जो प्रदेश है वो लोग भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कितना विकास किया है। चाहे वो मंडी समिति का काम हो, जब चाहे निरहुआ वो लड़े किसानों थे के तो लिए एक काम अच्छी हो, फाइट दी चाहे थी, वो 3.5 लाख काम से हो, ज्यादा वोट चाहे मिला सड़क था। योजना का काम हो। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से लेकर आजमगढ़ से लेकर गाजियाबाद तक बहुत विकास किया। उनके मुताबिक इन लोगों ने आदरणीय योगी जी हो या मोदी जी हो या केंद्र के इसी बात को तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को जहां की जनता ने जिताकर भेजा, अखिलेश यादव वहां की सीट छोड़ गए। और यही बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है कि जब बड़े भाई चले गए तो छोटे भाई क्या करेंगे। अरे भाई साहब सुनिए, अगर विधानसभा में ईमानदारी से चुनाव हो जाता, आप मीडिया में हैं, देश और प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह चुनाव हुए हैं। यदि सही ढंग से चुनाव होते तो इनके 150 सीटों से अधिक नहीं आती। फर्क क्यों है? सभा में और आजमगढ़ में फर्क क्यों किया गया? आजमगढ़ में 1 वर्ष तक कार्य करने के बाद यदि चुनाव किसी भी जगह हो जाए तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं रहेगी। अशोक पांडे जी आ रहे हैं, अशोक पांडे जी आ रहे हैं, अशोक पांडे जी, जो नौजवानों के जो शिक्षित बेरोजगारों अशोक पांडे जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, आपको मौका देंगे, काम हो, आपको मौका देंगे अशोक पांडे जी। महिला के लिए काम हो, चाहे डायल एंड ट्रेड हो, किसी प्रकार का काम ले लीजिए। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है और इस उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करने को तैयार है और कर रही है, और दोनों सीट निकलेंगे, आप देख लेना। ठीक है, अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सवाल ये पूछ रहा हूँ जी। कि इतने वर्षों तक आप आजमगढ़ में राज्य करते रहे, पिताजी भी रहे, आप भी रहे, आप वहाँ की 10 सीटें लेते रहे, तो सैपई जैसे छोटे से गांव में जो विकास पहुंचा उसका 10% भी आजमगढ़ क्यों नहीं पहुंचा? किस मुद्दे आप विकास की बात कर रहे हैं? कीर्तिमान आपको मिला है, लेकिन भ्रष्टाचार में मिला है, परिवारवाद में मिला है, वंशवाद में कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। बच्चों से परिवारवाद कहाँ नहीं है बताइए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हर पार्टी में परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह से देख लो, उनके बेटे भी हैं। आप आदरणीय कल्याण जो भूतपूर्व गवर्नर माननीय कल्याण सिंह जी थे, उनके तो 3 लोग हैं पार्टी में। कहाँ पर परिवारवाद नहीं है? आप सिर्फ समाजवादी पार्टी को कैसे कह सकते हैं? हर पार्टी में परिवार है, बल्कि आपकी पार्टी में ज्यादा परिवारवाद है। और अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसमें बुराई क्या है बताइए आप? अगर राजनीतिक व्यक्ति अपने बेटे से राजनीति करवा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अरे काम तो जनता को वोट देना है। यदि जनता जिताएगी तो वो जीत जाएंगे, यदि जनता हारेगी तो वो हार जाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे पिता हो या लेकिन पुत्र अरविंद कटेरिया जी, उसको जिताना तो वहाँ के मतदाताओं का काम है ना। अरविंद कटेरिया जी, जी जी, आदमी जो नेता उतरता है, जब जनता के बीच में जाता है तो उसमें एक आत्मविश्वास नजर आता है। आजम का इतना घबराए हुए क्यों कि उनको ये अपील करनी पड़ रही है कि अगर जीत नहीं मिली तो हमारे साथ क्या हो सकता है? इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, भावनात्मक अपील। ये मीडिया है,
वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की एक टेंडेंसी प्रवृत्ति बन गई है। ऐसा करने जब चुनाव होता है तो वहां पर जो है जनता के साथ मार्मिक भाषण भी दिया जाता है, ठीक है ना, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है और उनको पुरानी बातें भी याद दिलाई जाती हैं, सारी बातें की जाती हैं। ऐसे बातों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। किन बातों पर आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के वो कौन से काम हैं? अरविंद जी बहुत संक्षेप में जवाब दें। उससे लोगों को प्रभावित करते हैं। अरविंद जी बहुत संक्षेप में जगह गलत शब्दों का प्रयोग ऐसा कर रहे हैं, हम उसकी जगह एक सांस्कृतिक अरविंद जी संक्षेप में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे 30 सेकंड के अंदर कि वो कौन से काम हैं जिनके साथ अब जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश अगर छोड़कर गए तो मायूसी बनी थी, धर्मेंद्र के आने से वो मायूसी दूर पाएगी और जीत पाएंगे, आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता इस चीज को समझती है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधानसभा में जाना ठीक है क्योंकि और कोई अशोक पांडे जी चलते चलते एक बात बताइए। जिस तरह हमारे ठीक है आपकी बात हो गई। अशोक पांडे जी से सवाल है, समझते हैं उसको मानते हैं। अरविंद जी बात हो गई, अशोक पांडे जी से सवाल है। अशोक पांडे जी लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत मिस कर रही है अखिलेश को, लेकिन अगर नहीं आते हैं उसके बाद जीत हासिल हुई समाजवादी पार्टी को तो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, आश्वस्त है क्या? बिल्कुल शर्मिंदगी की बात नहीं है। चुनाव इनको थोड़ा नॉर्मल रहने और ताकत लगाएंगे। अरविंद जी अशोक जी से सवाल, दोनों चुनाव जीत रही है, दोनों सीटें जीत रही है। अशोक जी को मत थोड़ा नॉर्मल। रामपुर में पूरी स्थिति वहाँ पे आजम खान के लोग हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, वहाँ आजम खान पार्टी लड़ रही है और आजम खान पार्टी की अराजकता और उनके तभी बीएसपी को वहाँ पर, तभी एमवाई कैटेगरी को तोड़ने के लिए बीएसपी का साथ लिया जा रहा है। भाषा मानते हैं और जो भारत भूमि का अपमान करते हैं उनके विचारों की लड़ाई है, इसलिए हम वहाँ भी जीतने जा रहे हैं, रामपुर भी जीतेंगे। ठीक है, दोनों दल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अखिलेश का ना पहुंचना क्या वास्तव में एक तीर से दो निशाने हैं कि अगर हारते हैं तो निश्चित तौर पर हार का ठिकरा अखिलेश यादव के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी और एक मौका मिल जाएगा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को निशाना साधने का भारतीय जनता पार्टी पे कि जिस चुनाव में पूरा जोर लगा दिया, पूरा तबका लगा दिया, अपने मंत्रीगण लगा दिए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। देखते हैं जब रिजल्ट आएंगे तो क्या होता है। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहिए हमारे साथ।